जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बीपीएससी एडीओ का सेकेंड क्लास देखते हैं। आपको हम फर्स्ट क्लास में मुद्रा एंड बैंकिंग का फर्स्ट क्लास आपको करवाए थे। आज इसी चैप्टर का मुद्रा एंड बैंकिंग चैप्टर का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको हम सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लास आपको करवाएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी विषय का। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं। जैसे आप मान कर चलिए, ये आपका 100 रुपया का नोट है। ठीक है, भारतीय 100 रुपया का नोट है। आप किसी दुकान पर जाते हैं तो यदि आपको रिटर्न में देता है तो आप इसको नहीं लेने से लेने से मना नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि हम ये नोट नहीं लेंगे। आप यदि आप पर केस करेगा, केस हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये विधिवत रूप से मानी नोट है आपका। ठीक है, तो उसको आप लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा विधि ग्राह्य मुद्रा। यानी ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं, विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सेकेंड है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाते हैं। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो देखिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था, तो उसी को हम कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। विमुद्रीकरण क्यों करते हैं, तो विमुद्रीकरण काला धन को समाप्त करने कहते हैं। काला धन को कम करने या समाप्त करने के लिए नोटबंदी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन में क्या करते हैं, कोई भी देश अपने रुपये का, अपने मुद्रा का मूल्य क्या करते हैं, कम कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवमूल्यन। आगे हम पढ़ेंगे, इस पर भी आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। सर ये क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए थे। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमत बढ़ जाती है, तो ये उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कब होता है, जब आपका डिमांड सप्लाई से क्या हो, अधिक हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो वस्तु पहले 10 रुपये में मिल रहे थे, अब वही वस्तु आपको 15 रुपये में मिलेगा या 12 रुपये में मिलेगा। तो देखो इसका रेट क्या हो रहा है, रेट तो बढ़ रहा है। लेकिन आप सोचिए, जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रहे थे वही चीज़ अब 15 रुपये में मिल रहा है, यानी अपने भाषा में उसको क्या कहेंगे, जो पैसा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। दिनों दिन पैसा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि जो चीज़ पहले 10 रुपये मिल रहे थे वो अभी अब 15 रुपये मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य तो गिरता है लेकिन कीमत क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है, करें घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। यानी देखो, यदि सरकार चाहे, जो सरकार का राजस्व घाटा होता है उसको भरपाई करने के लिए सरकार चाहे कि नए मुद्रा ही छाप लेते हैं, तो इससे देखो विकास हो सकता है, लेकिन इसका विकास पर यानी उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जब यह विफल हो जाएगा तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखो जब नए मुद्रा को छापेंगे तो क्या होगा, मुद्रा का आपूर्ति का क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मुद्रा का आपूर्ति बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इस केस में मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तब आपको बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपको क्या करना है, इसको सोचना है। मुद्रास्फीति से किसको हानि होगा, चलिए पर समझते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। जब डिमांड क्या हो, सप्लाई से अधिक हो, यानी सिंपल भाषा में कहे तो वस्तु के मूल्य में क्या हो, वृद्धि हो। वस्तु के मूल्य में क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन रुपया का वैल्यू क्या होता है, तो रुपया का वैल्यू आपका यानी
रुपया का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब सोचिए, अब जो बस एक चीज बताइए, यहाँ क्या है, लेनदार देनदार। अब देखिए, सॉरी, देनदार मतलब क्या होता है, जो पैसा किसी को दिया है। ठीक है, जो पैसा किसी को दिया है। अब मान लीजिए कोई 1000 रुपया किसी को दिया है। ठीक है, 1000 रुपया किसी को ब्याज पर दिए हैं। अब जो दिया है वो देनदार हुआ, जो लिया है वो क्या होगा, लेनदार होगा, यानी ऋणी होगा। ऋणी को ही लेनदार कहते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपया दिया किसी को, 5% ब्याज पे मान लीजिए, चल 10% ब्याज पे मान लीजिए। ठीक है, 10% ब्याज पे मान लीजिए। अब देखिए, इसका 10% ब्याज पे दिए हैं। अब मान लो कि आप मान लो उसको कि 1 साल के बाद क्या करते हैं, 1 साल के बाद आप इस पैसा को आपको रिटर्न देगा। तो कितना देगा आपको रिटर्न देगा, तो देखो 1000 रुपया तो देगा ही देगा। तो 1000 रुपया का आपका 1 साल में, 1 साल में देख लीजिए ब्याज कितना होगा। ठीक है, हम साधारण ब्याज की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100 रुपया होगा। आप निकालिएगा 100 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 100। तो 100 रुपये इसका क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो टोटल मिलेगा कितना आपका, 1100 मिलेगा। तब हो सकता है जो वस्तु 1 साल पहले आपका 1000 रुपया में मिलता हो, अब वो 1100 में भी ना मिले, इससे महंगा मिले आपको, हो सकता है 1300 में मिले। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में आपको जो पैसा दिए रहते हैं ब्याज पर, उसको ही क्या होता है, लॉस लगता है, हानि होता है। तो देनदार को ही हानि होता है, लेनदार को तो लाभ होता है। ठीक है, क्यों लाभ होता है, देखो वो 1000 रुपया लिया था उस समय। ठीक है, 1000 रुपया उसमें लिए थे, और जो सामान वो खरीद लिए, वो 1 साल के बाद यही बात सामान आपका 1500 में मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 15,000, यही सामान आपका क्या हो रहा है, 1500 में मिल रहा है। जबकि ब्याज देखिए तो आपका 1 साल बाद कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। ठीक है, 1100 हो रहा है। देखो, तो जो दिया था पैसा उसको तो अभी भी 1100 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो सामान मिल रहा है कितना, 1500 में। लेकिन ये सामान आपको 1 साल पहले वो खरीद लिया था 1000 रुपया में ही। तो फायदा में कौन रहा है, जो ऋण लिया था वही फायदा में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब मुद्रास्फीति होते हैं तो उस केस में जो ऋणी होते हैं, जो पैसा लिए रहते हैं, उसी को फायदा होता है, जो पैसा दिए रहते हैं उसको हानि होता है। व्यापारी वर्ग को भी हानि होगा। ठीक है, तो आपका केवल क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, देनदार, देनदार को हानि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। अब देखो यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, करा मुद्रास्फीति से लाभ किसको होगा, अभी आपको बताए थे, ऋणदाता। जो ऋणदाता को क्या होता है, हानि। अभी बताए थे ना, ऋण जो दिया है वो उसको क्या होता है, हानि होता है। जो ऋणी है उसको लाभ होता है। ठीक है, जो ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसको लाभ होता है मुद्रास्फीति में। क्यों होता है ये भी आपको हम एग्जाम्पल लेकर समझा दिए हैं। आगे चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के उच्च स्तर और बेरोजगारी के उच्च स्तर एक साथ उपस्थित हो तो क्या कहते हैं। देखो, यानी ऐसा हो जाए कि जहाँ पर मुद्रास्फीति भी अधिक है और बेरोजगारी दर भी अधिक है, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आपका अगला है क्वेश्चन आपका 8 है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। अब देखिए, मुद्रास्फीति क्यों होता है, जब डिमांड आपका सप्लाई से अधिक हो। डिमांड क्यों बढ़ता है, तो लोगों के पास क्या होता है, पैसा अधिक होता है, यानी मुद्रा आपूर्ति क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब पैसा लोगों के पास अधिक आएगा तो स्वाभाविक है डिमांड बढ़ा देगा वो मार्केट में। ठीक है, तो करा इसको कम कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, कैसे रोकेंगे। तो वो एक तरीका ये है कि जनता के पास मुद्रा ही कम कर दो। मुद्रा कम कब होगा, जब CRR SLR ये सब, जब बैंक रेट ये सब बढ़ा देगा, तब क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगा। एक कारण ये है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। करा बचत का बजट, बचत का बजट मतलब ये हुआ कि आप जो सरकारी योजना पर ज़्यादा खर्च करते हैं उसको कम कर दीजिए। ठीक है, जब सरकारी योजना पर खर्च करते हैं तो जनता को तो उस पर पैसा आपको बचत हो जाता है, और यही पैसा को दूसरे जगह खर्च करता है कौन, पब्लिक। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ फ्री में दे रहे हैं आप,
कोई योजना, कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, उसको कम कर दीजिए, तो इसी को बोलते हैं बचत का बजट। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, यानी इन प्रत्यक्ष टैक्स यानी इनकम टैक्स, जैसे प्रत्यक्ष टैक्स है तो इनकम टैक्स बढ़ा देंगे हम, इनकम टैक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो लोग का जो इनकम तो होगा अधिक, लेकिन इसका टैक्स अधिक सरकार ही ले लेगा, तो इससे भी जनता के पास पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। सरकारी व्यय में कटौती, सरकारी जो खर्च कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, कम कीजिए, तो ये भी होगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। ये सभी तरीका है जिसके द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जब भी आपका मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आएगा तो आप कोरिलेट कर लेंगे, कैसे समझना है, कैसे ऑप्शन को चूज करेंगे, आप कर लेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स ना एक साइंस की तरह है। हम इकोनॉमिक्स सबसे पहले स्टार्ट क्यों किए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे भारी लगता है, जबकि मुझे सबसे आसान लगता है, मेरा फेवरेट विषय भी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये साइंस है, इसके 6 महीने नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए समझा कीजिए, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले करते थे WPI का, लेकिन फिलहाल आपका ये CPI का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी जो है वो आपका मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो CPI का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CPI का यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन ये होगा। जब यहाँ पर हम CPI की चर्चा किए हैं तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, हाल ही में आपका इसका बेस ईयर बदल दिया गया है, यानी अगले साल से लागू होगा 26 से, लेकिन ये चेंज हो गया है। तो ये वर्तमान में देखा जाए तो इसका बेस ईयर है 2012। ठीक है, जिसको चेंज करके कर दिया है आपका 2023-24, अभी नहीं किया है, 2026 से लागू होगा, ध्यान रखिएगा 2026 से यह लागू होगा आपका बेस ईयर। तो CPI का बेस ईयर अभी कितना था, तो अभी था आपका 2012 है, अभी 2012 है, इसको बदल कर क्या प्रस्तावित किया है, 2023-24। ठीक है, CPI का। WPI का पूछे तो WPI का देखो, WPI का बेस ईयर वर्तमान में आपका 2011-12 है, और इसको चेंज करके 2022-23 करने की सिफारिश किया गया है, ये बदलने वाला है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे IIP का बेस ईयर क्या होने वाला है, तो IIP का बेस ईयर भी अभी 2011-12 ही है, और ये भी बदल कर आपका कितना होगा, तो 22-23 होने वाला है। लास्ट में जो वास्तविक GDP निकालते हैं हम लोग, तो वास्तविक GDP जो निकालते हैं इसका भी बेस ईयर वर्तमान में कितना है, 11-12 है, और ये भी आपका चेंज होने वाला है 2022-23। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है करेंट अफेयर में, तो ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरलता माप है। तरल माप है यानी तरलता। देखिए तरलता को बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ये होता क्या है तरलता, पहले समझिए, पहले तरलता को आप समझिए, फिर आपको बताएंगे M1, M2, M3, M4 क्या है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास एक नोट है, 10 रुपया का नोट है, एक आपका 10 रुपया का क्या है, आपके पास सिक्का है या नोट है, और आपके पास एक ऐसा वस्तु है, यानी मान लीजिए पेन है, जिसका भी प्राइस कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, पेन मान लीजिए, कॉपी मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि इसका प्राइस भी क्या है, 10 रुपया है। एक चीज बताइए, आपसे पूछे ये 10 रुपया नोट है आपके पास और 10 रुपया का कोई वस्तु है आपके पास। ठीक है, पेन मान लीजिए, कॉपी मान लीजिए, जो भी, तो इसमें पूछेगा आपकी किसका तरलता अधिक है, किसका लिक्विडिटी अधिक है। देखिए लिक्विडिटी क्या होता है, तरलता क्या होता है, समझिए। तरलता होता है कि यानी हम इसको कितना जल्दी, यानी उस चीज़ से हम कितना जल्दी कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिक्विडिटी अधिक हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये नोट है हमारे पास, तो कहीं जाएंगे दुकान में तो तुरंत नोट देंगे तो सामान ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई वस्तु है, अब उसको बेचेंगे हम, तब मुझे 10 रुपया मिलेगा, फिर जाकर हम सामान खरीदेंगे, तो इसमें लेट लगेगा। तो यानी इसमें लिक्विडिटी पूछा जाए किसका अधिक है, तो 10 रुपया नोट का लिक्विडिटी अधिक है। दूसरी तरीका सोचिए, दूसरा आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया कैश है घर में। ठीक है, इतना तो होगा,
10,000 रुपये आपके घर में कैश है और आपके घर में 10,000 रुपये के ही सोना आप खरीद कर रखे हैं। ये भी, इसका भी प्राइस कितना है, 10,000 ही है, लेकिन ये क्या है, सोना है, सोना के रूप में आपके पास है, ठीक, गोल्ड है। तो लेकिन इसका भी प्राइस 10,000 है, कभी बेचेंगे 10,000 मिलेगा। अब एक चीज़ बताओ, 10,000 रुपये आपके पास नोट है और सोना है 10,000 का, तो बताओ इसमें लिक्विडिटी किसका अधिक होगा? तो स्वाभाविक है 10,000 रुपया का होगा, क्योंकि रुपया से हम कहीं भी बहुत जल्दी हम कोई सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सोना से नहीं। आप सोना के लिए कहीं गिरवी रखिए या सोना के बेचिए, फिर पैसा मिलेगा, फिर आप सामान खरीदिएगा। तो उस केस में भी लिक्विडिटी किसका अधिक है? रुपया का लिक्विडिटी अधिक है, ठीक है। अब चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अब सोना हो गया, एक आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अब बताओ इसमें, अब रुपया है, क्रेडिट कार्ड है, सोना है, तो बताओ इसमें लिक्विडिटी रुपया का अधिक है, उसके बाद सोना का है, और सबसे कम आपका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो जब भी आपसे ना ये तरलता का सीक्वेंस पूछे, लिक्विडिटी का सीक्वेंस पूछे, तो उसी तरह से समझ जाएगा किस चीज़ से हम जल्दी कोई सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, तो उसका लिक्विडिटी अधिक हो जाएगा, समझ रहे? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी में कहा आपका कि सबसे अधिक तरलता कौन सा है, तो देखो सबसे संकीर्ण मुद्रा इसमें आपका M1 होता है, तो M1 का ही आपका लिक्विडिटी सबसे अधिक होता है। कभी कभी इस चारों में आपको ना क्रम पूछते हैं लिक्विडिटी का, तो याद रखना M1 का लिक्विडिटी सबसे अधिक होता है, इससे कम M2 का होता है, इससे कम M3 का होता है, और इससे कम आपका M4 का होता है, ठीक है, M4 का होता है। और इसमें भी पूछे आपका संकीर्ण मुद्रा किसको कहते हैं, सबसे छोटा, तो संकीर्ण मुद्रा कहते हैं हम M1 को, ठीक है। और व्यापक मुद्रा पूछे तो M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, ठीक है, M3 को हम क्या कहते हैं, व्यापक मुद्रा कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आप देखो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, तो मैं ये चीज़ यहाँ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो इस क्लास के लास्ट में ना हम एक आपका सब्जेक्टिव भी क्लास करवाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको करवाएंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। M1 को कहेंगे संकीर्ण मुद्रा, सबसे अधिक लिक्विडिटी होता है, M4 का लिक्विडिटी सबसे कम होता है, और M3 को हम व्यापक मुद्रा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहते हैं? विस्तृत मतलब व्यापक मुद्रा। तो अभी आपको बताइए किसको कहते हैं, M3 को कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी किसके साथ होता है? देखिए आर्थिक विकास के लिए ना थोड़ा सा मुद्रास्फीति होना जरूरी है। अब थोड़ा सा भी डिमांड नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा भी डिमांड नहीं बढ़ेगा तो वस्तु कैसे बिकेगा? भाई डिमांड थोड़ा सा रहना चाहिए, इसीलिए आर्थिक विकास के लिए थोड़ा सा स्फीति होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा महंगाई रहना चाहिए, पूरा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहना चाहिए डिमांड, तभी तो वस्तु बिकेगा। डिमांड ही नहीं रहेगा तो वस्तु बिकेगा कैसे? तो आर्थिक विकास होगा कैसे? तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन आपका है करा ब्लैक मुद्रा यानी ब्लैक मनी का सबसे मान्य परिभाषा क्या है? यह गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई गई और छिपाई गई आय है, या ऐसा आय है जिसका कोई औचित्य नहीं है, या वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। देखिए पहले समझिए काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी होता क्या है। देखिए ब्लैक मनी ये गैर कानूनी आय नहीं है। ब्लैक मनी हो सकता है लोग कि सही कार्य करके भी पैसा कमाया हो, कोई बिजनेस करके पैसा कमाया हो, वो भी ब्लैक मनी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कोई बिजनेस किया है और ये कमाते हैं 1 करोड़ सालाना, ध्यान रखो, ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिए, 1 करोड़ सालाना इनकम है इसका, लेकिन सरकार को दिखाता है कि हम 30 लाख ही कमाए हैं, 30 लाख ही कमाते हैं, 40 लाख ही कमाते हैं, ठीक है, 7 लाख ही कमाते हैं। तो इसमें मानते 30 लाख सरकार को दिखा रहा है, कमाता है कितना 1 करोड़, तो इसमें बचा कितना 70 लाख बचा। इसका मतलब है वो जो टैक्स दे रहा है किस पर, 30 लाख पर ही टैक्स दे रहा है, और 70,000 रुपया क्या करते हैं गायब कर देते हैं, लेकिन कमा रहा है वो बिजनेस करके, लीगल तरीका से कमा रहा है, ठीक है। तो इसी 70 लाख रुपया कहेंगे हम ब्लैक मनी, क्योंकि उस पर वो टैक्स नहीं देता है,
ठीक है। जिस इनकम पर टैक्स आप नहीं देंगे उसको कहा जाएगा आपको ब्लैक मनी, ठीक है। तो जो टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप कहेगा सर कोई 2 लाख कमाता है सालाना तो वो तो ब्लैक मनी हो गया, उसका टैक्स नहीं देता है ना, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है तो ब्लैक मनी नहीं होगा। यानी जिस पर टैक्स लग रहा है लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो उसको कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। तो अब चलिए देखिए ऑप्शन को पढ़िए कौन सा होगा। ए में कह रहा है यह गैर कानूनी आय है नहीं, यह बिना बताई गई और छिपाई गई आय है, ये सही हो सकता है। आप बता भी नहीं रहे हैं इनकम कहाँ से आ रहा है और छिपा रहे हैं इस पैसा को। यह एक ऐसी आय जिसका औचित्य नहीं है, ये गलत है। वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कर अपवंचन। कर अपवंचन किसको कहते हैं? तो कर की चोरी कहते हैं, टैक्स की चोरी को हम कर अपवंचन कहते हैं, ठीक है। टैक्स जो आप चोरी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम कर अपवंचन। तो क्या करा है? वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर नहीं रहता ना तो ये आपका सही हो जाता। टैक्स चोरी नहीं हुआ है क्या? टैक्स चोरी हुआ है, उसी को तुम काला धन कहते हैं। तो आपका डी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? पहले बता चुके हैं। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा के मूल्य को क्या कहते हैं? घटा देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं जानबूझकर। क्यों करते हैं? जानबूझकर इसीलिए करते हैं क्योंकि अवमूल्यन करने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, निर्यात बढ़ता है, ठीक है। निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात क्या होते हैं? महंगा हो जाते हैं, इसीलिए आयात घट जाते हैं। तो जो भी देश अपना निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं वो अपने पैसा का अवमूल्यन बीच बीच करते रहते हैं, समय समय पर करते रहते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अभी आपको बताया है, निर्यात सस्ता हो जाते हैं। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, उपयुक्त दोनों। आपका अगला है कर अवमूल्यन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अभी बता देता आपको। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधार करने में सहायक होगा? पहले समझिए भुगतान संतुलन होता क्या है? बीओपी। तो बीओपी को आप सिंपल समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। भुगतान संतुलन को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो कह रहा है ये विपरीत है, यानी कम हो गया है, घट गया है, तो उसको हम कैसे सुधार करेंगे? पहले सिंपल भाषा में समझिए बीओपी होता क्या है। तो ये समझिए कि किसी देश का कुल निर्यात बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस कुल आयात होता है, ठीक है। कुल निर्यात माइनस कुल आयात होता है। अब कह रहा है क्या? बीओपी घट रहा है, यानी तो भुगतान संतुलन कम हो रहा है, तो उसको हम कैसे सुधारेंगे? तो सिंपल है, क्या करो कि आप निर्यात को बढ़ा दो, आयात को घटा दो, ये ऑटोमेटिक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा। फार्मूला से देखिए ना, ये कैसे बढ़ेगा? जब निर्यात आपका बढ़े या आयात घट जाए। तो कह रहा है कैसे सुधार होगा? तो अभी आपको बताए थे अवमूल्यन करने से निर्यात क्या होता है? बढ़ता है, आयात घटता है, तो आपका बीओपी बढ़ जाएगा। तो एक ही इसमें उपाय है कि मुद्रा का अवमूल्यन कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ता है, जब निर्यात बढ़ेगा तो आयात ऑटोमेटिक घटेगा, तो ये घटेगा तो आपका बीओपी बढ़ेगा। यही करता आपका भुगतान संतुलन क्या करना है? सही करना है, तो बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है। फिर यही क्वेश्चन आ गया, मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात कम होता है, ठीक है। तो निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, संकुचन मतलब कम होना, ठीक है, आयात कम होता है। आयात स्थानापत्ति का प्रसार, देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो आयात महंगा हो जाता है। तो जिस चीज़ को हम आयात करते हैं ना, मान लो देखो ये क्या होता है? आयात
स्थानांतरण क्या होता है दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। देखो, एक चाय है और कॉफ़ी है, चाय है और कॉफ़ी है, समझिए, चाय है कॉफ़ी है। अब एक चीज मान लिया कि भारत क्या करते हैं ना, कॉफ़ी का आयात करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अवमूल्यन करने से क्या हो गया, आयात आपका महंगा हो गया। तो अब सरकार चाह रही है कि आयात हम न करें कॉफ़ी को, तो क्या करते हैं ना, देखो चाय और कॉफ़ी क्या है बताओ, स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। यानी यदि चाय के बदले हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी के बदले चाय भी पी सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, कॉफ़ी के आयात को घटा देते हैं और आपका चाय के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, अपने देश में चाय के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयात स्थानापन्न, ठीक है। ऑप्शन सी भी सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, अब तक भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। भारतीय मुद्रा का अभी तक में कितना बार, तो 3 बार अवमूल्यन हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यदि आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखिए, सबसे पहले आपको हुआ था 1949 में, सबसे पहले आपको हुआ था 1949 में, फिर हुआ था आपका 1966 में सॉरी, और सबसे लास्ट में हुआ था आपका 1991 में, ठीक है। तो ये 3 बार अभी तक भारतीय रुपया का अवमूल्यन हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो अभी आपको पता है पहली बार 1949 में किया गया था। आपका अगला है क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रुपया का अंतिम बार यानी सबसे लास्ट बार अवमूल्यन कब हुआ था। तो आपको पता है तो 1991 में सबसे लास्ट बार हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है करा है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। ये आपका हुआ था 1991 में ही, ठीक है। 1991 में ही 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। पहली बार आपका हुआ था 1 जुलाई 1991 को, दूसरी बार हुआ था आपका 3 जुलाई 1991 को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं। बैंकों की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो आरबीआई के द्वारा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कर आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। देखो आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में आपका मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ है। तो उस जब स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था, ठीक है। जब स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था। उसके बाद 1900 आपका 1937 में इसका मुख्यालय आपका यहाँ से आपका मुंबई स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। वहाँ से कहाँ किया गया था, तो मुंबई स्थानांतरित किया था। तो इसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अभी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो बॉम्बे में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो बॉम्बे में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, हाँ इसका राष्ट्रीयकरण पूछा आपसे कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अभी आपको पता है कब हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन का आपका देश के केंद्रीय बैंकों का निम्नलिखित से कौन सा कार्य नहीं है। यानी देश का यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, नहीं। पहले आपको बता चुके हैं कि आरबीआई जनता से पैसा जमा नहीं लेते हैं, नहीं ब्याज देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, बी गलत है। तो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
आपका अगला है क्वेश्चन कर रहा है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। यानी व्यापारिक बैंक का साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। आरबीआई तो ही मौद्रिक नीति के तहत क्या करते हैं? मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार यानी 1 रुपये के सिक्के और नोट को छोड़ करके किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। ठीक है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको छोड़ करके बाकी नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सिक्के जारी करने का कौन करता है? देखो, सिक्का जारी कौन करता है? सिक्का करता है आपका, याद रखना, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका सिक्का जारी करता है, जबकि नोट जितने भी है 10 रुपया, 50 रुपया, 500 का सभी नोट्स आपका आरबीआई जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो मौद्रिक नीति आपका आरबीआई लागू करते हैं। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई लागू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी मौद्रिक नीति होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। करा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना कौन सा उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही है। अवांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये भी काम है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये आपका आरबीआई के मौद्रिक नीति का ये उद्देश्य नहीं होता है, सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ये होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसका लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, करेंसी नोट जारी करता है किस प्रणाली के आधार पर? तो याद रखना, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। आपका ऑप्शन सी हुआ, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आपका आरबीआई जो है वो नोट जारी करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन इस पर सिग्नेचर होता है आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्री का नहीं होता, ध्यान रखना। और बाकी नोट जितने भी आपका है 10 रुपया, 5 रुपया जितने भी नोट है उस पर किसका साइन होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नाम क्या था? तो इसका नाम था एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पहले क्या नाम था? एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। और ये एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब हुआ? तो 1955 में। 1955 में ये एसबीआई कहलाने लगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका एम्पिरिकल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ है? वही एम्पिरिकल बैंक, इसका स्थापना हुआ था 1921 में। नेक्स्ट आपका है, कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ? तो अभी बताए थे 1955 में। आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये क्या था आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। कब किया था? देखो, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का ही नाम क्या है? नाबार्ड। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम क्या है? तो इसका शॉर्ट नाम है आपका नाबार्ड। देखो, नाबार्ड का स्थापना जो है वो आपका यानी 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 12 जुलाई 1982 को किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। समिति का नाम भी याद रखना, शिवरामन समिति।
देखिए थोड़ा सा भी पेन हमारे पास नहीं है, डिजिटल पेन खराब हो चुका है, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ दिन में आपका आ जाएगा पेन, तो और अच्छे से आपको हम लिख पाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा। अब चलिए आपको समझाते हैं, ये जो ग्रामीण बैंक है वो इसमें किसका कितना हिस्सा होता है। देखो आपसे पूछिए ग्रामीण बैंक में तो केंद्र सरकार का हिस्सा 50% आता है, राज्य सरकार का हिस्सा मात्र 15% आता है। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15%, और जो राष्ट्रीयकृत प्रायोजक बैंक होते हैं, ठीक है, जो प्रायोजक बैंक होते हैं वो उसका शेयर रहता है आपका 35%, ठीक है। प्रायोजक बैंक का शेयर कितना रहता है, 35% रहता है। तो ये ग्रामीण बैंक की संरचना है, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि वित्तीय सुधार पर नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो आपका ऑप्शन ए होगा बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किसने की थी, यानी सिफारिश किसने किया था। ये क्या था आपका खुसरो समिति ने। आपका अगला क्वेश्चन है, करा कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। अभी हम लोग देखे थे बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कह कि वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। तो आपका जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ई होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में याद रखना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में दूसरी बार आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना 1969 में आपका 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, करें भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाते हैं, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति जो है वो आपका आरबीआई बनाता है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देते आपको, यहाँ पेन भी नहीं है न तो और अच्छे से आपको बताते हैं। देखो मौद्रिक नीति का ना इसका 2 उपकरण होता है, एक होता है आपका मात्रात्मक, ठीक है, जो मात्रात्मक रूप से उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है आपका गुणात्मक, ठीक है, ये गुणात्मक रूप से चेंज कर सकते हैं। अब देखो मात्रात्मक कौन आता है, तो आप पढ़े होंगे रेपो रेट, तो रेपो रेट ये आपका मात्रात्मक आता है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ये भी आपका मात्रात्मक आते हैं, और आपका बैंक दर भी आते हैं, CRR, SLR, ये सभी आपका मौद्रिक नीति का क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। गुणात्मक कौन आता है, तो गुणात्मक आप नाम सुने होंगे साख राशनिंग, नैतिक बाध्यता, तो ये दोनों गुणात्मक में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और डिटेल्स में आपको बताएंगे, फिलहाल चलिए ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। तो ये आपका 1955 में शुरू किया गया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 1955 में शुरू किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो बैंक का कार्य नहीं है। ऋण देना, हाँ ऋण तो देता है। ग्राहकों को चेक या ड्राफ्ट की वसूली, माल का आयात फैसिलिटेट करना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना। देखो आयात वाला काम ये आपका बैंक का नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका
तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। यानी कह रहा है जब CRR में वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है। आपको पिछले क्लास में हम CRR बहुत अच्छे से समझाए थे, CRR होता क्या है। चलिए फिर आपको समझाते हैं। देखो CRR क्या होता है, तो प्रत्येक अनुसूचित बैंक को RBI के पास अपने NDTL का कुछ परसेंटेज कैश के रूप में रखने होते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम CRR, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। कह रहा CRR में वृद्धि करेंगे, CRR हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो CRR बढ़ाएंगे तो बैंक को RBI के पास अधिक पैसा जमा रखना होगा, ठीक है। RBI के पास अधिक पैसा जमा रखना होगा। इससे क्या होगा, बैंकों के पास ना साख सीजन करने की क्षमता घट जाएगा, यानी उसके पास पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो वो पब्लिक को कम लोन दे पाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन ए ही सही है। सही बात है, उसके पास मुद्रा कम रहेगा क्योंकि CRR बढ़ा देंगे, इसका मतलब RBI को अधिक पैसा जमा करना होगा RBI के पास, ठीक है। तो बैंक के पास कम बचेगा तो वो उधार भी कम देगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा ट्रेजर ऋण क्या है, ट्रेजर लोन क्या है, ट्रेजर ऋण क्या है। देखो ट्रेजर ऋण एक ऐसा लोक लुभावन ऋण होता है जो आपको शुरुआती में ब्याज दर तो कम वसूलेगा लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। ट्रेजर ऋण वो ऋण होता है जिसमें प्रारंभ में ब्याज दर बहुत कम रखता है और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी अधिक कर देता है ब्याज दर को। आपका अगला क्वेश्चन है 50, करा सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के परिणामात्मक उधार नियंत्रण उपाय में अभी आपको बताए थे कि मौद्रिक नीति दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है परिणामात्मक और दूसरा होता है आपका नैतिक वाला, ठीक है। तो आपको बताए थे परिणाम वाले में क्या आता है, बैंक दर आता है, खुला बाजार प्रचलन आता है, नकदी रिजर्व यानी CRR आता है। नैतिक दबाव आपको बताए थे गुणात्मक में आते हैं, ठीक है। नैतिक दबाव जो है वो गुणात्मक में आते हैं न कि मात्रात्मक में, ठीक है। तो ये तीनों किसका है, ये मात्रात्मक का भाग है, जबकि नैतिक दबाव किसका भाग है, तो ये गुणात्मक का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI बैंक दर 1% घटा देता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए एक चीज आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछे CRR के बारे में, CRR या SLR या बैंक दर या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इस सभी के बारे में पूछे कि इस सभी में किसी को पूछे घटा देते हैं, सबको मान लो घटा दीजिए। इसमें से किसी को आपसे पूछे कि हम घटा देंगे तब क्या होगा, तो सिंपल समझना कि बाजार में मुद्रा क्या होगा, बढ़ जाएंगे। CRR घटे, SLR घटे, रेपो रेट घटे, रिवर्स रेपो रेट घटे या बैंक दर घटे, प्रभाव एक ही होगा। क्या होगा, तो बाजार में नकदी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तरलता क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब पूछा इसमें बैंक दर घटा रहा है तो बैंक दर घटा है, चाहे SLR घटा है, चाहे CRR घटा है, चाहे रेपो रेट घटा है, चाहे रिवर्स रेपो रेट घटा है, एक ही क्या होगा, परिणाम एक ही होगा। इन सभी में कहीं आपको बढ़ा देते हैं, अब इन सभी में किसी को बोले आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो प्रभाव यही होगा कि बाजार में क्या होगा, मुद्रा कम हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगा, यानी बाजार में नकदी कम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाइए, एक ही साथ सबको समझ जाइए, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछे आंसर वही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है, कह निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। यानी आपसे पूछ रहा है RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये था आपका CD देशमुख, ठीक है। भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। यह कब बना था RBI गवर्नर, तो ये आपका 1943 से लेकर 1949 तक RBI के गवर्नर थे। चलिए थोड़ा RBI का हम इतिहास देख लेते हैं। देखो RBI का स्थापना जो हुआ था वो RBI एक्ट 1934 के तहत, RBI एक्ट 1934 के तहत आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था, याद रखिएगा, ठीक है। इस समय जब स्थापना हुआ था तो उस समय आपका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था। उसमें इसका मुख्यालय कहाँ थे, तो कोलकाता था।
अब देखिए इसका पहला गवर्नर बनता है कौन, आपसे पूछे आरबीआई का पहला गवर्नर, यहाँ पूछा था आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर पूछ रहा था इसीलिए सीडी देशमुख हुआ है, लेकिन सीधे पूछे आरबीआई का पहला गवर्नर जो 1935 में बना था वो कौन थे, तो याद रखना सर ओसबर्न स्मिथ, ठीक है, सर ओसबर्न स्मिथ, ये थे आपका आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय आपका कब चेंज हुआ, तो 1937 में ये आपका मुख्यालय इसका कोलकाता से कहाँ बन गया, तो मुंबई आ गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है, ये सब पिछले क्लास में करवाए थे, ओपन मार्केट, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें ना यानी क्या करते हैं, उसमें सरकारी प्रतिभूति को खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है, खुली बाजार प्रतिभूति हम क्या करते हैं, आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि में, अच्छा ये आपसे पूछ रहा है खुले बाजार की कार्यवाही किस में शामिल होता है, तो गुणात्मक में नहीं मात्रात्मक में शामिल होते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या करेंगे, आपको क्या देखो क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड क्या हो रहा है, दिनों दिन डिमांड बढ़ रहे हैं, सप्लाई कम हो रहा है, तो अब देखो डिमांड बढ़ रहा है तभी तो मुद्रा महंगाई बढ़ रहा है, भाई लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है इसीलिए सामान महंगा हो जाता है क्योंकि वो सब खरीदने चला जाता है सामान को, ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ जाएगा पैसा इसमें जनता के पास ज़्यादा है, अब क्या करना होगा, उस पैसा को कम करना होगा तभी तो आपूर्ति कम होगा, तो डिमांड को कम करने के लिए क्या तरीका है, पहला बताते आपको क्या, रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो चाहे आपका एसएलआर हो चाहे सीआरआर हो, सब में किसी को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, कोई भी आपको इंक्रीज कर ऑप्शन मिल जाएगी एग्जाम में, आप आंख मूंद कर लगा कर आ जाइए, ठीक है। और देखो कर रेपो दर को अपरिवर्तित रखे हुए यानी उसको नहीं बदलेंगे ना, रेपो रेट को कम करके ना रेपो रेट को वृद्धि करके, वृद्धि दिख रहा है आंसर मार दीजिए, रिवर्स रेपो रेट को कम करके नहीं वृद्धि रहता तो ये भी होता, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबको बढ़ा देंगे, इनमें से किसी को बढ़ा सकता, सीआरआर एसएलआर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, लेकिन इसमें अधिकांशतः किसको बढ़ाते हैं, तो रेपो रेट को ही बढ़ाते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1956 में। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो ये आपका बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए अपना रिपोर्ट दिया था, तो ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा, 56 का ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया था, ये पूछ रहा है आपका, सेबी का स्थापना नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है सेबी का वैधानिक दर्जा कब मिला है, तो ये मिला आपका 1992 में, 1992 में वैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है, 1992 में, ठीक है, जबकि इसका स्थापना पूछे तो ये आपका इसका स्थापना 1988 में ही हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में ही हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना की संतुष्टि 1991 में किस समिति द्वारा किया गया था, यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किसने प्रस्तावित दिया था आपका 1991 में, तो ये फेरवानी समिति के रिपोर्ट पर किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन आपका ये होगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन कर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी का स्वामित्व का अनुपात कितना होता है, पहले आपको बता चुके हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है, 50% होते हैं, राज्य सरकार कितना होता है, राज्य सरकार का
15% होता है, और इसका जो नामित बैंक होता है, ठीक है, उसका कितना होता है, तो उसका 35% हिस्सा होता है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका 50%, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो आपको पहले बता चुके हैं आरबीआई काम करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सभी एटीएम लिंक करता है? ये कहता है आपका भारत के राष्ट्रीय निगम, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी होगा, यानी NPCI। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? देखो पहले आपको बता चुके हैं बैंक बैंक दर, खुली बाजार प्रतियोगिता, सार्वजनिक ऋण नहीं, ये तो आपका बजट का चीज़ है, सार्वजनिक व्यय राजस्व ये भी बजट का भाग है। तो आपको कह रहा है कि मौद्रिक नीति का घटक कौन सा है? तो केवल 1 और 2 होगा, केवल 1 और 2 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 64 है, करें निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? यानी कह किस केस में सबसे अधिक मुद्रास्फीति हो सकता है? सोचिए, मुद्रास्फीति कब होता है? जब डिमांड क्या हो, सप्लाई से अधिक हो। डिमांड कब होता है? जब लोगों के पास पैसा अधिक आ जाता है। तो कह रहा सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान करके। तो ठीक है, ऋण को यानी सार्वजनिक ऋण जो है पुनर्भुगतान करके ये नहीं होगा। कह रहा बजट के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से उधार लेना। क्या करा? जनता से उधार लेना, इससे भी नहीं हो सकता। बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों से उधार लेना। बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नया पैसा बनाना। देखो नया पैसा आप जब भी बनाएंगे ना तो उस समय और चांस है कि आपका मुद्रास्फीति क्या हो, बढ़ जाए। तो यही क्वेश्चन कर रहा था किस केस में मुद्रास्फीति सबसे अधिक बढ़ने के चांस है? तो ये नया मुद्रा आप छापेंगे ना, उसी केस में आपका सबसे अधिक मुद्रास्फीति बढ़ने का चांस है। आपका अगला क्वेश्चन है 65, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने से क्या होगा? पहले आपको बता चुके हैं। आपका चाहे रेपो रेट पूछे, रिवर्स रेपो रेट पूछे, करा कम, किसी को आपको बोले कम, जैसे बोले कम तो तरलता क्या होगा, बढ़ जाएगा, पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बाजार में तरलता क्या होगा, अधिक हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 66 है। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मुद्रा माना जाता है? तो ये SDR को मानते हैं। किसको? SDR। SDR होता है क्या? देखो SDR में कौन कौन सा मुद्रा शामिल है ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पैसा शामिल है? ध्यान रखना, ये 5 मुद्रा इसमें आपका शामिल है। कौन कौन? सुनिए। पहला अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, इंग्लैंड का पाउंड, जापान का मुद्रा येन, चीन का रैनमिनवी, रैनमिनवी इसका नाम है, चीन का रैनमिनवी, और एक और होगा 1 2 3 4 हुआ, और यूरोपियन संघ का यूरो। ठीक है, ये 5 मुद्रा है जो आपका SDR में शामिल है। तो ऑप्शन ये होगा। तो ये था आपका यानी बैंकिंग और मुद्रा का दूसरा क्लास। ठीक है, इसी तरह से आगे भी आपको हर सभी चैप्टर को कवर करवाएंगे, हर विषय को कवर करवाएंगे। बस आप इसी तरह से क्लास देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।